हेलो नमस्कार एवरीवन। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बजट 2025-26 जो अभी फर्स्ट फेब को गवर्नमेंट ने रिलीज किया है उसको पूरा डिकोड करने जा रहा हूं और उसके हम की फीचर्स जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो एंड तक देखिएगा। मैं इसको बहुत ही इजी लैंग्वेज के अंदर पूरा डिकोड करने जा रहा हूं, तो आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे समझ में आएगा। और स्पेशली फॉर द 12th क्लास स्टूडेंट, इकोनॉमिक स्टूडेंट, जिनके सिलेबस में 6 मार्क्स का चैप्टर है गवर्नमेंट बजट, उस पूरे चैप्टर को हम इस रियल लाइफ बजट जो है, जो एक्चुअल बजट जो गवर्नमेंट रिलीज कर रही है और आप जो थ्योरीज पढ़ रहे हैं, उन दोनों को हम क्या करने जा रहे हैं, सिंक्रोनाइज करने जा रहे हैं और थ्योरी को हम प्रैक्टिकल के साथ समझने जा रहे हैं। इसलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और स्पेशली 12th क्लास के बच्चों के लिए ये 6 मार्क्स कवर होगा। और जो चैप्टर में आपको अगर कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही तो वो अब रियल बजट से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। इसके अलावा हर किसी को, कोई भी अगर बजट को समझना चाहता है और बजट के बारे में बेसिक नॉलेज आपको चाहिए कि गवर्नमेंट ने बजट में क्या किया क्या नहीं किया, वो भी सारा आपके लिए यूजफुल होगा। सो सिंपली अगर हम बात करें कि गवर्नमेंट बजट क्या होता है, तो अब टेक्निकल लैंग्वेज में तो देखिए 12th क्लास के बच्चों को तो पता है कि बजट क्या होता है। इट रेफर टू द estimates of government's expected revenue and receipts during a financial year। बट अगर हम इसको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझे तो एक हाउस वाइफ, एक हाउस होल्ड जो हमारे होते हैं, वो हम हमारी फैमिली का जो एक पूरा बजट लेके चलते हैं, तो उसमें हम क्या बजट रखते हैं। बजट का मतलब हम रखते हैं कि नॉर्मली ज्यादातर क्या समझते हैं, बजट का मतलब ओनली द एक्सपेंडिचर या ओनली द इनकम। बट यहां बजट का मतलब बोथ वी आर गोइंग टू कवर कि हमारी जो एक फैमिली होती है, जो हमारा परिवार होता है, उसमें हम कितने खर्च करते हैं और हमारे सोर्स ऑफ इनकम क्या है। सेम वैसे ही ये हम कंट्री एज ए होल समझने जा रहे हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप समझेंगे तो ये आपको बजट बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसके अलावा बजट जो है, गवर्नमेंट बजट बेसिकली वो हमारे इंडियन इकोनॉमी एज वेल एज द बिजनेसेस, इंडिविजुअल हाउस होल्ड, पर्सनल, हर लेवल पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंपैक्ट करता है। तो इस तरीके से हर साल हर कोई बजट को समझने की कोशिश करते हैं और उसमें से बेस्ट अपने जो डिसीजन है, अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग, डिसीजन रिगार्डिंग द कंजम्पशन, डिसीजन रिगार्डिंग द सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, वो सारे प्लान होते हैं। तो इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब हम पूरे बजट को हम समझते हैं। तो सिंपल मैंने आपको बता दिया कि बजट का मतलब सिंपली क्या होता है। अगर हम बिल्कुल बेसिक बात में समझे तो जो पूरी कंट्री के, जो गवर्नमेंट के जो सोर्स ऑफ इनकम है और जो खर्चे हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो अब ये सारा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे और स्पेशली द की हाइलाइट्स और जो मेन थीम है बजट की, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए बच्चे, अभी जो बजट स्टार्ट जो आया था वो 2025-25, अब यहां देख लीजिए, लिखा हुआ 25-26। इसका मतलब ही समझ में आ रहा है कि जो बजट होता है वो बेसिकली एक्सपेक्टेड होता है और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए होता है। तो एक तरीके से गवर्नमेंट अपने नेक्स्ट ईयर के लिए वो क्या खर्चे करेगी, उसके क्या सोर्स ऑफ इनकम है, ये सारे डिस्कशन बजट के अंदर होते हैं। और इसको अगर आप ब्रॉडली समझना चाहो कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इनकम, तो इसमें देखिए एक बहुत ही अच्छे क्लासिकल एग्जांपल से समझा रखा है कि एक 1 रुपी का एग्जांपल देके आपको बता रखा है कि गवर्नमेंट के जो खर्चे होते हैं और जो इनकम होती है उसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं। देखिए ये अगर हम फ्लो चार्ट देखें तो इसमें समझ में आ रहा है कि 1 रुपी का एक एग्जांपल लेके गवर्नमेंट ये बताना चाह रही है कि गवर्नमेंट की जो रुपीज कम्स फ्रॉम, मतलब व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इनकम। तो देखिए 1 रुपए के एग्जांपल से हम समझे तो इसमें सबसे ज्यादा जो कंपोनेंट है गवर्नमेंट बजट में वो जो इनकम के हो, बोरोइंग्स एंड लायबिलिटीज, मतलब गवर्नमेंट बोरो करके सबसे ज्यादा अपनी सोर्स ऑफ इनकम करती है। उसके बाद देखिए 22% इनकम टैक्स भी गवर्नमेंट का बहुत बड़ा सोर्सेज होता है। उसके बाद में जीएसटी होता है, फिर उसके बाद में कॉर्पोरेशन टैक्स। अभी कॉर्पोरेशन टैक्स क्या होता है, ये बेसिकली जो है वो जो कंपनीज है उनकी इनकम पे जो टैक्स लगता है कॉर्पोरेशन टैक्स होता है, और जो इनकम टैक्स होता है वो जो हमारे इंडिविजुअल हाउस होल्ड पे जो इनकम पे टैक्स लगता है वो होता है। बोरोइंग्स मतलब गवर्नमेंट कितना लोन ले रही है और उसकी क्या लायबिलिटीज है उसके बारे में, और बाकी इसके अंदर और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, ये सारे डिस्कस। तो ये हम 12th क्लास के अंदर पूरा एक फ्लो चार्ट पढ़ते हैं, कंपोनेंट ऑफ बजट। उसमें हम 2 पार्ट में डिस्कस कर लेते हैं कि बजट रिसीट्स, बजट एक्सपेंडिचर। अब बजट रिसीट्स के अंदर हम पूरा
सिलेबस में पढ़ते हैं कि बजट रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट को हम फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स। अब रेवेन्यू रिसीट्स मतलब दीज आर दोज रिसीट्स विच नाइदर क्रिएट लायबिलिटी नो रिडक्शन इन एसेट्स। इसका मतलब गवर्नमेंट का वो पैसा जिससे ना तो उसकी कोई एसेट्स कम हो रही है, ना उसके लायबिलिटी जो है वो क्या हो रही है, बढ़ रही, लायबिलिटीज बढ़ रही है। ऐसे ही कैपिटल रिसीट्स की अगर हम बात करें तो दीज आर दोज रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट विच आइदर क्रिएट लायबिलिटी और रिडक्शन इन एसेट्स। मतलब पैसा तो आ रहा है बट या तो एसेट्स कम होगी गवर्नमेंट की, मतलब गवर्नमेंट कोई प्राइवेट अपनी प्रॉपर्टीज को बेचेगी, या फिर वो लायबिलिटी क्रिएट होगी मतलब वो लोन लेगी। तो इस तरीके से ये दोनों का बता रखा है, रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स। मतलब ओवरऑल जो रुपीज है वो गवर्नमेंट के पास जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या क्या होता है वो एक फ्लो चार्ट से बता रखा है। वैसे ही अब आपको बता रखा है कि एक्सपेंडिचर साइड ऑफ गवर्नमेंट बजट अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट पैसा कहां खर्च करती है, तो उसका भी हमने पूरा फ्लो चार्ट पढ़ा है कि उसमें भी 2 पार्ट होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, दीज आर दोज एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट विच नाइदर क्रिएट एनी एसेट्स नो रिडक्शन लायबिलिटी। मतलब गवर्नमेंट पैसा खर्च कर रही है बट उससे ना तो गवर्नमेंट की क्या हो रही है जो है वो इनकम जो एसेट्स है वो बढ़ रही है और न उसकी लायबिलिटी। मतलब एक तरीके से हम कहते हैं वेलफेयर जो खर्चा गवर्नमेंट करती है, लाइक सब्सिडीज के पे खर्चा करती है, डिफेंस पे खर्चा करती है, इंटरेस्ट पेमेंट पे खर्चा करती है, ये सारा हमारे सिलेबस के अंदर है। हम पूरा डिटेल में 12th क्लास में पढ़ते हैं, 6 मार्क्स का चैप्टर है। वैसे ही गवर्नमेंट का जो सेकंड पार्ट आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो दीज आर दोज एक्सपेंडिचर विच आइदर क्रिएट एनी एसेट्स और रिडक्शन इन लायबिलिटीज। इसका मतलब गवर्नमेंट जो खर्चा कर रही है उससे या तो गवर्नमेंट की एसेट्स बढ़ रही है, जैसे गवर्नमेंट ने रोड बना दिया, गवर्नमेंट ने कोई फ्लाईओवर बना दिया, डैम बना दिए, ये सारी एसेट्स होती है इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली, और या फिर वो रिपेमेंट ऑफ लोन करते मतलब अपनी लायबिलिटीज को कम करते। तो इस तरीके से ये सारा जो रुपीस कहां जा रहा है उस खर्चे के बारे में इसमें हम दोनों चीजें की बात कर रहे हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी आ गया और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी। तो इसमें ये जो मेन कंपोनेंट्स है वो सारे यहां बता रखे हैं। देखो सबसे ज्यादा गवर्नमेंट कहां खर्च करती है, सबसे ज्यादा गवर्नमेंट खर्च कर रही है 22 जो स्टेट शेयर्स ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज। मतलब जो स्टेट्स है उनको जो टैक्स और उनका शेयर होता है, इसके बाद में 20% इंटरेस्ट पेमेंट। तो क्योंकि हमने देखा था कि सबसे ज्यादा गवर्नमेंट की जो रिसीट्स आती है वो बोरोइंग्स और लायबिलिटीज, तो इसलिए टैक्स भी ज्यादा पे करना पड़ेगा। इसके बाद में अगर आप देखेंगे तो 16% क्या आ रहा है सेंट्रल स्कीम्स, मतलब बेसिकली गवर्नमेंट जो वेलफेयर स्कीम्स लेके आती है, जो भी हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, उन पे सारा बहुत बड़ा खर्चा होता है गवर्नमेंट का। इसके अलावा मेजर सब्सिडीज आ गई, ये सारे इसमें पेंशन, ये सारे इसमें डिटेल में बता रखा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने देखा दो जो पाई डायग्राम है उनमें आपको समझ में आ गया कि गवर्नमेंट का पैसा कहां से आता है और कहां जाता है। तो इस तरीके से ये बेसिक्स टर्मिनोलॉजी ऑफ गवर्नमेंट बजट है। अब हम बिल्कुल स्टार्ट से चलते हैं और इसके जो की हाईलाइट्स हैं वो डिस्कस करते हैं। तो देखिए सबसे पहले गवर्नमेंट ने, देखिए यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट ने इस बार जो बजट है उसमें जो देखिए यहां लिखा हुआ है इंजन्स ऑफ द डेवलपमेंट। मतलब गवर्नमेंट ने कहा कि हमारी इकोनॉमी जो है उसके मेन पिलर्स क्या है, जो हमारी ग्रोथ है इकोनॉमी की उसके इंजन्स क्या है, उसकी मेन जो पिलर्स है। तो गवर्नमेंट ने स्पेसिफिक 4 सेक्टर पे फोकस किया है। एग्रीकल्चर, अब मैं डिटेल में आगे बताऊंगा आपको कि एग्रीकल्चर हमारी इकोनॉमी का मेन सोर्सेज कैसे है, वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल। देन एमएसएमईज, जो इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि भाई ये गवर्नमेंट के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट इस पे ज्यादा क्यों फोकस कर रही है। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट, सबके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली इस बजट में हम ये 4 कंपोनेंट ही कवर करने जा रहे हैं और बाकी डिटेल हम इसके फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को भी डिस्कस करेंगे। तो अब देखिए बच्चे, सबसे पहले हम चलते हैं, दैट इज सबसे पहला आ गया एग्रीकल्चर। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो व्हाई इज द एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट फॉर द गवर्नमेंट, ये हमें समझना पड़ेगा पहले कि गवर्नमेंट ने सबसे ज्यादा जो फोकस किया वो एग्रीकल्चर पे किया है। आपने देखा होगा बजट में, आपने न्यूज देखी होगी, आपने डिबेट देखी होगी, सबके अंदर ये आ रहा है कि गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर पे फोकस किया है। तो अब क्यों किया है ये समझना जरूरी है। तो देखो एग्रीकल्चर ने क्यों फोकस किया है, बिकॉज हमारे इंडिया के अंदर जो है वो 42.3% जो है वो पीपल्स है वो किस पे डिपेंड है, एग्रीकल्चर पे। आपको पता है एट दैट टाइम इंडिपेंडेंस तो 85% लोग डिपेंडेंट थे, बट अभी धीरे धीरे करते करते अभी 42% मतलब ऑलमोस्ट 43% लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, और 18.2% इसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टैट्स जो आपको बताती है कि इसलिए हमारा जो एग्रीकल्चर है वो क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपको इसमें समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब एग्रीकल्चर में क्या क्या अनाउंसमेंट हुए हैं वो हम देखिए आगे देख लेते हैं। देखिए एग्रीकल्चर में बेसिकली गवर्नमेंट ने जो अनाउंसमेंट्स किए हैं
ये सारी स्कीम्स लॉन्च की है गवर्नमेंट ने। तो एग्रीकल्चर पे पूरा डिटेल पे फोकस किया गया है। तो देखिए इसमें आप ये सारा यहाँ लिखा हुआ है कि भाई कॉटन इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया है, मखाना बोर्ड बिहार में, नेशनल मिशन हाई यील्ड सीड्स पे, मतलब जो ग्रीन रिवोल्यूशन में जो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्रेडिट कार्ड, बेसिकली जो एग्रीकल्चर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है फाइनेंस, उस पर गवर्नमेंट ने क्या किया है, बहुत ही बड़ा काम किया है कि उसमें जो 3 लाख थे उससे 5 लाख रुपीस कर दिया। मतलब जो किसान क्रेडिट कार्ड होते हैं उन्हें पहले 3 लाख का लोन मिलता था, अब उसको 5 लाख कर दिया था कि फाइनेंस हो तो उससे ऑटोमेटिकली क्या होगा, एग्रीकल्चर का मॉडर्नाइजेशन होगा। इसी तरीके से गवर्नमेंट ने प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना डेवलप के डिस्ट्रिक्ट, इसमें 100 डिस्ट्रिक्ट कवर करके उसको मॉडर्नाइज किया जाएगा। तो ये सारा एग्रीकल्चर पे गवर्नमेंट ने फोकस किया है, और क्यों किया है ये आपको समझ में आ रहा होगा ना। उसके बाद बेसिकली जो गवर्नमेंट का मेन फोकस इसमें रहा है वो आत्मनिर्भरता इन पल्सेज, मतलब दालों का जो प्रोडक्शन है वो हमारा स्पेशलाइजेशन उस पर करने का फोकस किया है। इंडिया पोस्ट एट ए कैटलिस्ट फॉर द रूरल डेवलपमेंट, तो इसमें बेसिकली रूरल कम्युनिटीज हब लोकेशन, इंडस्ट्रियल अकाउंट सर्विसेज, तो ये मतलब बेसिकली फाइनेंस से रिलेटेड ये सारे रिफॉर्म्स किए हैं, तो जिससे कि जो है वो एग्रीकल्चर में बहुत सारे जो फाइनेंस का प्रॉब्लम होता है वो सारा सॉर्ट आउट हो। तो ये एग्रीकल्चर को हम इस तरीके से गवर्नमेंट ने पूरा फोकस किया है। और क्यों किया है आपको पता है कि 42.3% जो लोग हैं वो डिपेंड है, जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन है। तो इसका मतलब इफ इंडिया वांट टू बिकम अ डेवलप कंट्री तो डेफिनेटली विदाउट डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और रूरल इकोनॉमीज ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट का मेन फोकस रहा है ना। उसके बाद हम चलते हैं बच्चे सेकंड इंजन ऑफ द ग्रोथ जो डिस्कस हुआ है इसमें, वो बेसिकली जो हुआ है वो एमएसएमईज हुई है। और एमएसएमईज की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, बेसिकली स्टैंड फॉर एमएसएमईज। नाउ व्हाई फोकस एमएसईज, अब इसका भी एक रीजन देखिए एमएसएमईज पे फोकस किया गया है। तो इसका बेसिक रीजन क्या है कि इसमें देखिए 36% ऑफ इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग, मतलब हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग है उसका 36% जो है बेसिकली वो क्या है कवर करता है, वो कौन करता है, एमएसएमईज कवर करते हैं। एंड 45% ऑफ एक्सपोर्ट्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है कि हमारा जो एक्सपोर्ट है उसमें 45%, मतलब मैन्युफैक्चरिंग में 50% ऑलमोस्ट हमारा कंट्रीब्यूशन होता है। और 7.4 करोड़ लोगों को क्या करता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। तो इसका मतलब एक लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री जो हमारी है, जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है इकोनॉमी में, वो है एमएसएमईज है। अब इसमें देखिए क्या क्या किया है गवर्नमेंट ने, वो हम यहाँ डिटेल में देख लेते हैं। बेसिकली देखो ये आपको यहाँ दिखेगा कि इसमें गवर्नमेंट ने क्या किया, सपोर्टिंग एमएसएमईज एंड द फर्दर मेक इन इंडिया। तो ये मेक इन इंडिया, अब देखो गवर्नमेंट की जो स्कीम है मेक इन इंडिया, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया कि एमएसएमईज, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग हब इंडिया को, जो इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहती है, तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट ने क्या किया है, क्रेडिट कार्ड फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेस। तो ये क्रेडिट कार्ड जो है वो गवर्नमेंट 5 लाख लिमिट से अब कितना कर दिया है, 10 लाख कर दिया है। 10 लाख सच कार्ड्स विल बी इश्यूड। तो 5 लाख जो कार्ड्स थे उसको बढ़ा के ये कर दिया है। स्कीम्स फॉर फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स, उसके लिए 5 लाख फर्स्ट टाइम मतलब लोन स्कीम्स लेके आई गवर्नमेंट। मैन्युफैक्चरिंग मिशन विद द मैंडेट ऑफ फोकस ऑन ईज ऑफ डूइंग, मतलब वो चाहती है कि भाई जो कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है उसको ईज ऑफ डूइंग हो और वो इजीली इंडिया में बिजनेस स्टार्ट करके अपना कंट्रीब्यूशन कर सकता है। तो इसके लिए सारे स्टेप्स ली गई है। नाउ मेजर्स फॉर लेबर इंटेंसिव, तो अब आपने देखा कि एमएसएमईज भी फोकस क्यों हुआ, क्योंकि इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है और इंडिया को अगर अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम को खत्म करना है तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो कंट्रीब्यूशन है वो एमएसएमईज, बिकॉज दे आर यूजिंग लेबर इंटेंसिव, मतलब ज्यादा से ज्यादा लेबर यूज करते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट ने पे पूरा फोकस किया है। इसमें जैसे फुटवेयर और लेदर सेक्टर पे फोकस किया है, इसके अलावा टॉय सेक्टर पे फोकस किया है। तो अगर चाइना को गवर्नमेंट को मीट, देखो चाइना का जो स्पेशलाइजेशन है, चाइना में की सारी इकोनॉमी डिपेंड करती है, मैन्युफैक्चरिंग पे करती है। अगर हमें चाइना को पीछे छोड़ना है या चाइना को हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेना है तो हमारे को इंडिया को भी मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना पड़ेगा। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट इंडिया के लिए है एमएसएमईज, तो इसीलिए ये सारी फोकस इस पे किया गया है। इसके अलावा देखो ये जो डेफिनेशंस है वो बिल्कुल रिवाइज कर दी गई है कि एमएसएमई जो है उसमें जो क्रेडिट गारंटी कवर है वो भी बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा इनकी जो डेफिनेशंस है बेसिकली, जिसमें इन्वेस्टमेंट लिमिट है, पहले जो माइक्रो एंटरप्राइजेस था उसके अंदर 1 करोड़ था, अब उसको 2.5 कर दिया, स्मॉल एंटरप्राइज में 10 से 25 कर दिया, मीडियम में 50 से और उनका टर्नओवर। तो इस तरीके से मतलब गवर्नमेंट क्या कर रही है, इसका लेवल बढ़ा रही है गवर्नमेंट। इससे क्या फर्क पड़ेगा, इससे
बेसिकली क्या होगा कि इससे ज़्यादा जो एमएसएमईज है उनको उनका टर्नओवर, उसके हिसाब से ज़्यादा लोन मिलेगा, फाइनेंशियल फैसिलिटी मिलेगी, तो वो इसकी वजह से ये सारा गवर्नमेंट ने किया है ना। अब जो आता है थर्ड इंजन ऑफ द ग्रोथ जो है वो बेसिकली है इन्वेस्टमेंट इन द पीपल। ठीक है, करेंगे इन्वेस्टमेंट इन पीपल में यूटिलाइज द डेमोग्राफिक डिविडेंड। आपको पता है कि देखो इंडिया जो है वो बेसिकली क्या है, फर्स्ट नंबर 1, वैसे तो सेकंड लार्जेस्ट है अभी तक, बट अब अगर हम लेटेस्ट सेंसस की बात करें तो इंडिया इन पॉपुलेशन में नंबर 1 है। तो इसका मतलब हमारे पास बहुत बड़ा पॉपुलेशन है, तो अब उसको हमें क्या करना पड़ेगा, स्किल्ड करना पड़ेगा। उसके लिए गवर्नमेंट को डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और जब तक हमारी पॉपुलेशन स्किल नहीं होगी तो वो ये है कि अगर हमारी पॉपुलेशन या तो हमारी लाइबिलिटी होगी या फिर हमारे लिए एसेट्स होगी। तो अगर हमारे को हमारी पॉपुलेशन को एसेट्स बनाना है तो गवर्नमेंट को उससे फोकस करना पड़ेगा। इसलिए इन्वेस्टमेंट इन पीपल, ये फर्स्ट पार्ट हम कवर कर रहे हैं फॉर द थर्ड इंजन। थर्ड इंजन हमारा क्या है, इन्वेस्टमेंट है। उसमें सबसे फर्स्ट पार्ट क्या है, इन्वेस्टमेंट इन द पीपल। तो अब इस पे गवर्नमेंट ने फोकस किया है। क्यों किया, तो अब इसमें देखो क्या क्या किया गवर्नमेंट ने, आईआईटीज, मेडिकल एजुकेशन, है ना, ये सारा, और गिग वर्कर्स के लिए किया। तो ये आगे देखिए यहाँ पूरा डिटेल में बता रखा है। बेसिकली आगे हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। और जो सेकंड इसका जो पार्ट है वो है इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी। तो जो इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट है उसमें पहले पीपल आ गया, फिर आ गया इकोनॉमी आ गया। अब इकोनॉमी, मोर कनेक्टिविटी और स्मॉलर टाउन्स, और इसके लिए तो इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमी में मतलब हमारे जो ज्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट ने फोकस किया है, ताकि जिससे ज्यादा से ज्यादा एफडीआई, ज्यादा से ज्यादा जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स है वो उसमें अट्रैक्ट करे। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने काफी स्टेप्स लिए जो आगे हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे। और जो थर्ड पार्ट है इन्वेस्टमेंट का, दैट इज वो है बेसिकली इन्वेस्टिंग इन द इनोवेशन। क्योंकि देखिए आज के टाइम में अगर हमारा इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि हमारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो ज्यादा है, और इसी वजह से हमारे एक्सपोर्ट्स जो है वो कम होते हैं। तो उसको इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट ने जो इन्वेस्टमेंट इन इनोवेशन, और इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीजें की है। तो स्पेशली वो भी हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वन बाय वन देखिए, सबसे पहले ये सारे मेजर्स जो है वो इसमें कवर हो रहे हैं, गवर्नमेंट ने ये सारा कवर किया है। तो इन्वेस्टमेंट इन पीपल, इकोनॉमी एंड इनोवेशन। तो इन्वेस्टमेंट वाले पार्ट में 3 चीजें हो गई, और उन तीनों को गवर्नमेंट ने, देखो इसमें बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट ने की है। आईआईटीज को ले लो, इसके अलावा डे केयर सेंटर्स, है ना, ये इसके बारे में, है ना। इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारी स्कीम्स है। अटल थिंकिंग लैब जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो स्कूल लेवल पे बच्चों को इनोवेशन के लिए प्रमोट करती है। इसके अलावा स्किल्स एजुकेशन के बारे में बात करी है ना। ये सारी चीजें इसमें, एक्सपेंशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन पे पीएम, है ना, ये सारी चीजें क्लियर, वेलफेयर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो इस तरीके से ये सारी स्कीम्स गवर्नमेंट ने लॉन्च करके वो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है, किसमें, पीपल्स में, इकोनॉमी में और इनोवेशन में, जिसकी वजह से डेफिनेटली इंडिया का जो ह्यूमन कैपिटल है वो बढ़ेगा। इसके अलावा इकोनॉमी में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, और इसके साथ साथ क्या होगा, बेसिकली हमारा इनोवेशंस पड़ेगा। और ये बहुत जरूरी होता है। इसलिए गवर्नमेंट की एक लॉन्ग रन अप्रोच यहाँ समझ के आ रहा है कि गवर्नमेंट का मेन फोकस लॉन्ग रन अप्रोच पे है ना। अब उसके बाद फिर हम चले नेक्स्ट, तो ये इसी का पार्ट है आगे, इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड इकोनॉमी। तो इसके अंदर ये सारी चीजें, देखो इंफ्रास्ट्रक्चर वाला पार्ट ये पूरा यहाँ कवर किया गया है कि गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या किया गया है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में पावर सेक्टर आ गया, है ना, स्टेट्स के लिए क्या किया गया है, ठीक है ना, एसेट्स में अर्बन चैलेंजेस फंड्स, है ना, ये सारे गवर्नमेंट ने न्यूक्लियर जो एनर्जी उस पर फोकस किया है, उड़ान पे फोकस किया गया है, बिहार को कवर किया गया। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंडिचर के बारे में बात की है ना। फोर्थ इंजन जो आता है वो दैट इज वो है बेसिकली एक्सपोर्ट्स। अब देखो इंडिया को अगर डेफिनेटली नंबर 1 होना है, और अगर हमारे को थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी कन्वर्ट या डेवलप कंट्री होना है, तो डेफिनेटली क्या करना पड़ेगा, हमारे को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनाना पड़ेगा इंडिया को। अब देखिए एक्सपोर्ट, इंडिया ट्रेड डेफिसिट हिट्स रिकवर। ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, इसका मतलब हमारे इंपोर्ट ज्यादा और एक्सपोर्ट कम है। तो अब इस डेफिसिट को कम करने के लिए हमारे को एक्सपोर्ट प्रमोशन करना पड़ेगा, और उसके लिए देखो गवर्नमेंट ने क्या किया है, और जिसकी वजह से हमारा डेफिसिट भी कम होगा। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने बेसिकली स्ट्रीमलाइन क्रेडिट एक्सेस दी है। इसके अलावा इन्होंने भारत ट्रेड नेट यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म दिया है, जिसकी वजह से वो अपने आप को क्या कर सकते हैं, रजिस्टर करके उससे गवर्नमेंट के बहुत सारे बेनिफिट और स्कीम्स ले सकते हैं। तो अब इसमें देखो क्या क्या किया गया, एक्सपोर्ट का बेसिकली ये रहा। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन में देखिए, एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन ये लॉन्च करा है भारत ट्रेड नेट, ये एक पोर्टल बनाएगी गवर्नमेंट। नेशनल फ्रेमवर्क फॉर सीसी, मतलब बेसिकली ये जो है ग्लोबल इकोनॉमी सेंटर इंडिया को बनाना चाहती है। वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज जो है गवर्नमेंट करना चाह रही है। और इसमें वो सबसे इंपॉर्टेंट जो हमने मिस
रिलीज कर दिया वो गिग वर्कर्स। ये एक बहुत ही बड़ा गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिया है। देखिए वो गिग वर्कर्स जो है ना, अब गिग वर्कर्स का जो पार्ट है वो बेसिकली क्या था कि जो हमारे जो ये जो बहुत सारी जो कैजुअल वर्कर्स हैं या बेसिकली जो आपने देखा जोमेटो और ये सारे जो वर्कर्स होते हैं, जो डिलीवरी बॉयज होते हैं, ये लोग बेसिकली एज ए वर्कर कंसिडर नहीं किया। तो गवर्नमेंट ने इनके लिए बहुत अच्छा स्टेप लिया गया है कि गवर्नमेंट इनको क्या करेगी, पोर्टल लाएगी और उनको रजिस्टर्ड करेगी। रजिस्टर करके उनको 5 लाख रुपीज का हेल्थ इंश्योरेंस, तो एक तरीके से वो एज ए वर्कर कंसिडर होंगे, हेल्थ सिक्योरिटी उनको मिलेगी। तो ये भी एक बहुत अच्छा स्टेप्स है ना। अब रिफॉर्म्स एज ए फ्यूल, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स में देखिए बेसिकली गवर्नमेंट ने क्या किया है कि इसके अंदर भी बहुत सारे बेसिकली जो फाइनेंशियल सेक्टर में गवर्नमेंट ने क्या किया, स्पेशली जो सबसे हाईलाइट है वो केवाईसी रजिस्ट्री। मतलब गवर्नमेंट ने जो केवाईसी का जो प्रोसीजर बहुत लेंथी था, पेपर वर्क था, उसको सिंप्लीफाई कर दिया। तो इससे क्या होगा, फाइनेंशियल सेक्टर को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। तो ये सारी स्टेप्स है ना फाइनेंशियल सेक्टर में। एफडीआई लिमिट देखो इंश्योरेंस कंपनीज में 70% से 100% कर दिया गया है। रेशनलाइजेशन ऑफ रिक्वायरमेंट एंड द प्रोसीजर्स फॉर द स्पीडी अप्रूवल। तो एक तरीके से ये ईज ऑफ डूइंग में बेसिकली सबसे बड़ी स्टेप्स गवर्नमेंट ने ली है। ये ईज ऑफ डूइंग में जो स्टेप्स आप देखेंगे कि ईज ऑफ डूइंग मतलब इंडिया के अंदर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए मिनिमम से मिनिमम क्या हो, बेसिकली जो है पेपर वर्क्स और जो होता है वो मिनिमाइज हो, तो इससे ज्यादा से ज्यादा वर्कर्स। अब टैक्स रिफॉर्म जो सबसे मोस्ट एवेटेड पार्ट है टैक्स रिफॉर्म, तो टैक्स रिफॉर्म में बहुत बड़ा इस बार बजट में किया गया है। और वो सबसे इंपॉर्टेंट जो है इसमें बेसिकली जो हम डिस्कस करेंगे ये हमारा टैक्स स्लैब। ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। नाउ ये सबसे बड़ा एक रिमार्केबल मतलब अब तक का सबसे बड़ा जो रिफॉर्म हुआ है दैट इज बेसिकली यही है बच्चे। तो ये जो रिफॉर्म किया गया है वो बहुत ही अच्छा इसमें जो किया गया है वो क्या है बेसिकली कि जो हमारा जो इनकम स्लैब है, इनकम टैक्स स्लैब, जो इनकम टैक्स स्लैब है उसमें एक बहुत ही बड़ा ड्रास्टिकली चेंज किया है। वो किया है कि अगर आपकी इनकम 12 लाख तक है, 8 to 12 लाख, यहां तक अगर आप हैं तो आपका यहाँ 10%, 5% और फिर 15 और ये, तो इस स्लैब को पूरा चेंज कर दिया गया है और टैक्स की रेट को बहुत कम किया। अब देखिए 12 लाख तक आपकी टैक्स बिल्कुल फ्री है। अब कैसे फ्री है ये बहुत कम समझ में आता है, क्योंकि आप कहोगे कि सर फ्री कहां से हो गया, यहाँ 5% है, यहाँ 10% है। फ्री तो ये दिख रहा है कि 0 से 4 लाख पे फ्री है, बट यहां अगर आप इसको समझेंगे तो बेसिकली ये फ्री कैसे हुआ कि यहां अगर हम 5% अगर 4 लाख, तो 4 लाख तो फ्री है, 4 लाख का 5% 20,000 होता है और फिर ये 4 लाख और ऐड कर दें हम, उसका 10% मतलब 40, तो टोटल टैक्स बन रहा है 60,000। अब 60,000 टैक्स बन रहा है स्लैब के अकॉर्डिंग। अब इसमें गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक रिबेट दी है। जो पहले रिबेट 25,000 की थी उसको बढ़ा के 60,000 कर दिया। तो अगर वो रिबेट इसमें से माइनस हो जाएगी तो फिर 0 टैक्स आपको देना पड़ेगा। तो ये बात बिल्कुल सही है कि गवर्नमेंट ने एक बहुत ही बड़ा जो है वो क्या किया है, रिफॉर्म किया है, और वो है कि आप 12 लाख तक कि जो सैलरीड एम्प्लॉयड है उनको टैक्स फ्री इनकम कर दी है। और इसकी वजह से मैक्सिमम अगर हम माने तो 1 लाख रुपीज जो है एनुअली है वो सेव हो रहा है। तो एक बहुत बड़ा अमाउंट है और इससे डेफिनेटली क्या होगा, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होगा, लोगों के पास पैसा आएगा, वो उसको सेव करेंगे, खर्च करेंगे, कंजम्पशन बढ़ेगा और कंजम्पशन मल्टीप्लायर इफेक्ट से डेफिनेटली हमारी ओवरऑल इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। और ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा चेंज है। आज तक जो चेंजेस हुए उसमें बहुत बड़ा चेंजेस है और इसीलिए ये जो बजट है वो आपने न्यूज में भी देखा होगा कि बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है और लोग इस बात को बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। मोस्ट एवेटेड थिंग थी, डिमांडिंग थी, और उसको गवर्नमेंट ने देखा और इस पर फोकस किया। तो ये एक बहुत बड़ा इसमें रिफॉर्म हुआ है। इसके अलावा अगर हम देखें यहाँ टीडीएस की जो इनकम थी बेसिकली जो सीनियर सिटीजन है उनकी जो इंटरेस्ट इनकम थी उससे पहले 50,000 पे क्या कर जो था उस पे वो टीडीएस कट रहा था, मतलब इंटरेस्ट इनकम जो 50,000 उसको बढ़ा के अब 1 लाख कर दिया। तो अब उनको भी क्या होगा, टीडीएस कम देना पड़ेगा। इसके अलावा जो रेंट की इनकम थी, जैसे मान लो कोई भी आपको रेंट मिल रही है, वो 2.4 लाख से उसमें जो टीडीएस बन रहा था वो भी अब 6 लाख रुपीस कर दी। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये भी बहुत बड़ा रिफॉर्म्स है। इसके अलावा देखिए एक जो रिफॉर्म्स इसमें हुआ है वो बेसिकली अगर हम पर्सनल टैक्स डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और वो क्या था बेसिकली
कि कंप्लाइंस वाला, ये कंप्लाइंस भी बेसिकली क्या करती है, गवर्नमेंट ने इजी कर दी है कि अब टैक्स का जो कंप्लाइंस है, और उसके लिए एक पूरा क्या होगा, गवर्नमेंट क्या करेगी, एक पूरा टैक्स का जो बिल है वो लेके आ रही है, और उसमें जो कंप्लाइंस ऑफ टैक्स है वो बहुत इजी करने जा रही है गवर्नमेंट। और उससे क्या होगा कि आपको टैक्स जमा करवाने में बेसिकली जो है वो बहुत ईजी हो जाएगा, और सारा पेपर वर्क और वो सारा कम हो जाएगा। तो टैक्स जो है वो आपको पेमेंट करना, बहुत कंप्लाइंस वाला जो पार्ट है वो बहुत इजी हो जाएगा ना। उसके बाद नेक्स्ट ये हम डिस्कस कर चुके हैं, और उसके बाद अब देखिए फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स। ये फाइनेंशियल एस्पेक्ट जो है गवर्नमेंट के, बेसिकली जो मैंने आपको पहले ब्रीफ में बता दिया था कि गवर्नमेंट की जो रिसोर्स ऑफ इनकम होती है वो बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड है, रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स। ये मैंने आपको समझा दिया था कि रेवेन्यू रिसीट्स का मतलब गवर्नमेंट की जो ऐसी इनकम जिससे ना तो उसकी लायबिलिटी बढ़ रही ना उसकी एसेट्स कम हो रही। देखिए ये गवर्नमेंट का बढ़ता जा रहा है, आप देख रहे हो यहाँ इंक्रीजिंग में है 34। तो गवर्नमेंट का अगर इनकम इस साइड से बढ़ रहा है तो वो बहुत मतलब फाइनेंशियली गवर्नमेंट बहुत अच्छा कर रही है, इससे पता लगता है। और अगर यहां से सोर्स ऑफ इनकम बढ़ता है तो वो सही नहीं है, क्योंकि आप देखो कैपिटल रिसीट्स में अगर गवर्नमेंट अपनी इनकम बढ़ाती है तो या तो बोरोइंग्स लेगी या फिर वो एसेट्स को, तो वो डे बाय डे गवर्नमेंट क्या कर रही है, उसको कम कर रही है और इसको क्या कर रही है, बढ़ा रही है। तो ये एक फाइनेंशियली जो है हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट इस पर बहुत अच्छा काम कर रही है, गवर्नमेंट फाइनेंशियली एक डिसिप्लिन हो रही है। तो यहां से ये समझ में आ रहा है। अब एक्सपेंडिचर साइड में देखें तो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो बेसिकली दो तरीके के होते हैं। एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो वेलफेयर पे, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी बेसिकली देखो वेलफेयर के लिए, इंडिया जैसी कंट्री में वेलफेयर में देखो रिच और पुअर का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो उसको मिनिमाइज करने के लिए ये बढ़ रहा है, तो ये अच्छी बात है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ रहा है वेलफेयर वाला, और जो कैपेक्स है इसको बोलते हैं कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा होता है वो इंडिया के लिए बहुत जरूरी है, बिकॉज इंडिया को डेवलप करना है तो हमारे को इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। तो देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर का जो खर्चा है वो भी गवर्नमेंट बढ़ा रही है, साथ में वेलफेयर एक्सपेंडिचर को भी बढ़ाया। इससे क्या होगा, डेफिनेटली डिमांड बढ़ेगी, तो डिमांड बूस्ट होगी, साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ेगा। तो ये भी एक अच्छा बैलेंस किया गया है, तो इससे भी क्या होगा, ओवरऑल इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा और हमारा जीडीपी का ग्रोथ रेट बढ़ेगा। तो इस सेंस में भी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है। अब अगर हम बात करें डेफिसिट्स, अब ये डेफिसिट्स क्या होते हैं, बेसिकली जो डेफिसिट्स होते हैं वो गवर्नमेंट की तीन तरह के डेफिसिट होते हैं, एक रेवेन्यू, एक फिस्कल और एक प्राइमरी। ये हमारे 12th क्लास में डिटेल में है। तो जो डेफिसिट पे गवर्नमेंट ने काम किया वो भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। कि कैसे पता लग रहा है हमारे को, कि देखिए हमारा जो फिजिकल डेफिसिट है, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है कि इक्वल्स टू बोरोइंग्स। बेसिकली जो ये हम सारा डिटेल में पढ़ते हैं 12th क्लास में। तो फिजिकल डेफिसिट के अंदर मतलब जितने भी गवर्नमेंट के खर्चे होते हैं वो ज्यादा होते हैं और रिसीट्स कम होती है, एक्सेप्ट द बोरोइंग। तो ये बोरोइंग के बराबर आता है। तो अब हम कह सकते हैं कि इससे हमें पता लगता है गवर्नमेंट की बोरोइंग्स क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। ये जीडीपी का 4.4% हो गया है, तो इसका मतलब गवर्नमेंट ये भी अच्छा कर रही है। रेवेन्यू डेफिसिट में बेसिकली क्या होता है कि जो गवर्नमेंट के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन रेवेन्यू रिसीट्स, मतलब जो वेलफेयर पे जो गवर्नमेंट खर्चा करती है, जिससे एक तरीके से ना तो गवर्नमेंट की एसेट्स बढ़ रही है ना लायबिलिटी कम हो रही है, तो गवर्नमेंट उसको भी मैनेज कर रही है और उसको भी कम किया है। इसके बाद में इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, और उसके बाद आता है प्राइमरी डेफिसिट। अब प्राइमरी डेफिसिट जो होता है वो बेसिकली गवर्नमेंट के जो रूटीन खर्चे होते हैं, बेसिकली वो बताता है कि करंट ईयर में गवर्नमेंट के जो खर्चे होते हैं वो कितने हैं, वो उससे पता लगता है। तो ये देखिए ये भी बहुत गवर्नमेंट क्या कर रही है, मतलब उसको भी कंट्रोल कर लिया। तो ओवरऑल तीनों डेफिसिट से हमारे को पता लग रहा है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है फाइनेंशियली जो है वो। अगर आपको गवर्नमेंट की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ देखनी है तो वो डेफिसिट से पता लगती है। अगर ये तीनों डेफिसिट ही कम हो रहे हैं, इसका मतलब गवर्नमेंट फाइनेंशियली बहुत अच्छा कर रही है ना। उसके बाद फिर यहां आप देखेंगे तो ये हमारे ज्यादा काम की चीज नहीं है, ये आपको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। बट ये देखिए ये जो मेजर आइटम्स है बेसिकली ये डिफेंस पे हमारा गवर्नमेंट का खर्चा हमेशा ज्यादा रहा है, रूरल डेवलपमेंट जो हमने बात कर ली है, तो ये सेक्टर वाइज जो अलोकेशन है वो भी बढ़ता जा रहा है गवर्नमेंट का, और इसमें प्रायोरिटीज गवर्नमेंट की चेंज हो जाती है। तो इस तरीके से अगर हम फाइनली बात करें तो गवर्नमेंट का जो बजट है 2025-26 ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही अच्छा बजट है। अगर मैं कहूँ तो एक वेरी गुड बजट हम इसको बोल सकते हैं, बिकॉज इसके अंदर गवर्नमेंट ने कंजम्पशन को बढ़ाने पे फोकस किया है। और अभी प्रेजेंट में हमारी इकोनॉमी को सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम थी, जो इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग हमें पता लगा कि हमारा जो रूरल डिमांड तो बढ़ा, रूरल कंजम्पशन तो बढ़ रहा है, बट अर्बन कंजम्पशन था वो बिल्कुल डाउनफॉल हो रहा था। और उसकी वजह से बहुत सारी कंपनीज को क्या
हो रहा था, एक्चुअली उनका लॉस हो रहा था और उनका रेवेन्यू जो है वो कम हो रहा था और उसकी वजह से उनकी अर्निंग इफेक्ट हो रही थी, उससे शेयर मार्केट डाउन हो रहा था। तो गवर्नमेंट ने बेसिकली कंजम्पशन को बढ़ाने, अब जैसे इसमें अर्बन कंजम्पशन बढ़ेगा बिकॉज मिडिल क्लास को इसमें टैक्स रिबेट मिला है, तो मिडिल क्लास जब खर्चा करेगी तो डेफिनेटली क्या होगा, लोग ज्यादा डिमांड करेंगे, ज्यादा कंजम्पशन करेंगे, ज्यादा सेविंग करेंगे, तो इसका इफेक्ट डेफिनेटली ओवरऑल कंजम्पशन, डिमांड और इकोनॉमी बूस्ट और जीडीपी हमारा बढ़ेगा। तो जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है हमारी वो भी हमारी बढ़ेगी। इसके अलावा जो अर्बन कंजम्पशन है उसको भी फोकस किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी फोकस किया है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये बहुत ही बैलेंस और बहुत ही अच्छा बजट है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बजट को अगर मैं 10 में से अगर इसको स्कोर करना चाहूं तो मेरे हिसाब से मैं 8 इसको स्कोर करूंगा, बिकॉज अगर थोड़ा सा एक पार्ट अगर इसमें मिस हुआ है, जो बेसिकली कैपेक्स जो है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो और बढ़ा सकती थी गवर्नमेंट, क्योंकि इंडिया को कैपेक्स पे भी थोड़ा फोकस करना ज़्यादा जरूरी है, बिकॉज इंडिया में अभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो। तो इसलिए ओवरऑल बजट बहुत अच्छा बजट है। बाकी आप लोग भी अपना कमेंट जरूर करिएगा कि आपको बजट कैसा लगा, वो बताइएगा। तो डेफिनेटली आपने इसको कैसे समझा है और मैंने जो समझा है वो कितना समझ में आया, कितना हेल्पफुल है, उसके बारे में कमेंट करेगा। तो आई होप कि आपको बजट को समझ में आया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।